डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सच को तमीज नहीं है बात करने की, सच को तमीज नहीं है बात करने की। जरा झूठ को देखिए कितना मीठा बोलता है। अक्सर झूठ बोलने वाले आपको थोड़े से मृदुभाषी नजर आ सकते हैं, थोड़े से और शालीन नजर आ सकते हैं। सच कई बार कड़वा होता है। जैसा भी है ये सच है और सच आपके लिए जानना जरूरी है। और हमारी ये कोशिश है सच के साथ, जो हर मंगलवार और गुरुवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज उस सच की बात असल में हम करने जा रहे हैं जो आपके हित की है, किसानों के हित की है, लेकिन शायद कहीं समझने में कोई चूक हो रही है या समझ में नहीं आ पा रही है। उसी को हम नजदीक से माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार आपके साथ है, किसानों के हित की बात करती है, लगातार किसानों के हित के लिए उत्थान का काम करती है। और शायद ही कोई ऐसी योजना हो जिसमें आपका जिक्र यानी किसानों का जिक्र नहीं होता है। लेकिन एमएसपी पर फिर से एक बार खास तरीके का नैरेटिव देश में सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कौन कर रहा है आप अच्छे से समझते हैं, और इसी कोशिश को आज हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि सरकार और किसानों के बीच की जो दूरी बढ़ाने का काम कुछ सो कॉल्ड लोग कर रहे हैं ना, वो होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं प्रधानमंत्री का विजन किसानों को लेकर क्या है, कृषि मंत्री का विजन क्या है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा हाउस के अंदर किस तरह से कृषि मंत्री ने दिल खोल के सारी बातें साफ कर दी। उन्होंने बताया कि भाई हर पल वो किसानों के साथ खड़े हैं, और बताने के साथ ही उन्होंने उन पर भी सवाल उठाए जो कहते थे कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट उनको मंजूर नहीं है। लेकिन अब बातें बदल गई हैं, रंगत बदल गई है, लेकिन ये सरकार नहीं बदलने वाली है। और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी खुद कृषि मंत्री दे रहे हैं। तो एमएसपी पे जो खास तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, उस कोकस को आज तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज का ये शो आपके लिए बहुत आवश्यक है देखना। 50 से 55 मिनट, सिर्फ इतने ही मिनट आप मेरे लिए आज निकालिए और इस शो को देखिए, क्योंकि देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट आज मेरे पैनल में जुड़ रहे हैं जो आपको समझाएंगे कि एमएसपी के मायने क्या हैं और सरकार हर तरीके से एमएसपी पे आपके साथ खड़ी है और अपना वादा पूरा कर रही है। एक डिटेल रिपोर्ट मेरे शो की रवायत है, स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। एमएसपी जरूर आज आपको समझना चाहिए और सरकार कहां पे खड़ी है यह भी आपको जानना चाहिए। सरकार ही है जो आपके साथ हमेशा है। डीडी किसान भी हमेशा आपको सच से रूबरू कराता है। तो बिना देर किए, बिना समय को जाए किए ये डिटेल रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा को जरूर सुनिएगा। आज किसान देश के लिए जरूरी है। किसान हैं तो देश है, और यही वजह है कि सरकार का दिल किसानों के लिए धड़कता है। सरकार के हर प्रयास में, हर कोशिश में, हर योजना में किसान का नाम और उसका उत्थान सबसे पहले होता है। और इस बात की तस्दीक हाल ही में राज्यसभा में दिए गए केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान से होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ा बयान दिया। मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के साथ खड़े होने की बात को दोहराते हुए पिछली सरकारों को भी जमकर घेरा। माननीय सभापति महोदय श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थामस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय
सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। शिवराज सिंह ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार कोरे वादों वाली नहीं है, झूठे सपनों वाली नहीं है। मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दे रही है। माननीय सभापति महोदय, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि एमएसपी क्या होता है। सरकार जिस न्यूनतम दर पर किसानों से फसलों की खरीद करती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कहा जाता है। हालांकि खुले बाजार में इन फसलों का रेट सरकार के एमएसपी से कम या ज्यादा हो सकता है। एमएसपी का संबंध फसलों की सरकारी खरीद से होता है। साफ शब्दों में समझें तो ये वो मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। इसका उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान से बचाना होता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के तमाम वादों के बावजूद भी एमएसपी पर राजनीति क्यों हो रही है। क्या किसानों और सरकार को लेकर देश में एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि एमएसपी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। तो एमएसपी को लेकर जिस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उस कंफ्यूजन को आज ब्रेक करेंगे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय में आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक संघ के और एमएसपी कमेटी में अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, बाजार की नब्ज को आज इन्हीं के जरिए टटोलेंगे। अनुज स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे साथ अमरेंदु उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूट्रल राय इस पूरे मसले पे उनकी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाध्याय जी स्वागत है आपका। सबसे पहले कृष्णवीर जी आप ही के पास आ रहा हूं। सर ये एमएसपी की एबीसीडी अभी तक समझ में नहीं आ रही है क्या, या समझने नहीं दिया जा रहा है? ये खास तरह का नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये किस तरह की सियासत है एमएसपी के नाम पे देश में? देखिए, जो लोग आज एमएसपी पर चर्चा कर रहे हैं जी, जब वो सत्ता में थे 2006 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 8 साल तक वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई और धूल चढ़ी रही, और उनके सारे कृषि मंत्री बार बार ये बयान देते रहे कि 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर नहीं दिया जा सकता। अब मोदी सरकार बनने के बाद जो वायदा मोदी जी ने और अपना किया सरकार ने, % लाभकारी मूल्य जोड़कर एमएसपी दे रही है। पहले के मुकाबले आज खरीदी 2 गुने से ज़्यादा कर दी है। दालों में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है, तिलहन में खरीदी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाई है, मोटे अनाज की खरीदी बढ़ाई है। तो वो लोग किस मुंह से बात करते हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं? ये तरीका क्या है? सिर्फ किसानों को गुमराह करना, झूठ बोलना, धोखा देना। और बाजार की बात में आता हूं मैं कि बाजार में एमएसपी, जब पिछले 3 कानून बनाए थे उसमें एक कानून ये भी बनाया गया था कि किसानों को जो बाजार आज तक नहीं मिला, खुला बाजार, वो बाजार खोलने के लिए जो व्यवस्थाएं करी जा रही थी उसका विरोध किसने किया, किसने कराया? इन्हीं लोगों ने कराया जो आज फिर एमएसपी की बात करते हैं। तो ये 2 तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड इनके वर्किंग के हैं, ये देश को देखना होगा। तो किसान भ्रम में है क्या? किसान को तो भ्रम में डाला ही जाता है। नहीं तो वो सरकार की बात क्यों नहीं समझ पा रहे सर? ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है? सरकार कोशिशें कर रही है, हाउस में कहा जा रहा है, पीएम लगातार कहते रहे, कृषि मंत्री कहते रहे, बावजूद इसके वो ट्रस्ट डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार तो क्लियर है अपने स्टैंड पे। सरकार बराबर खरीद कर रही है,
खरीद को बढ़ावा दिया है, इससे ज्यादा और क्या। 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन खिला रही है, किसानों से खरीदती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और लोगों में फ्री बांट रहे हैं। तो ये दुनिया में ऐसी अकेली सरकार है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। ये कहां से है? किसानों से खरीद के दिया जा रहा है। और बफर स्टॉक को मेंटेन करने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे कभी भी कोई परेशानी ना हो। और बफर स्टॉक रखने का मतलब यह है कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा को बरकरार रखना है, बाजार को संभाल के रखना है। ये इसलिए सरकार की योजनाएं हैं। और जब हम बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कहाँ नहीं हो रही है। मुझे दुख होता है इस बात का कि आप स्पष्ट शब्दों में झूठ बोलते हैं। आपकी सरकारों की कथनी और करनी का अंतर आज देश के किसानों के सामने है। ये सरकार खरीद बढ़ा रही है, ईमानदारी से 50% लाभकारी मूल्य दे रही है, तो और क्या करना चाहते हैं? सरकार का अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी खरीदी के लिए। रही बात देश के कुल उत्पादन की, मैं आ रहा हूं उस बात पर। जब आप बात करते हैं कुल उत्पादन की, तो क्या दुनिया की कोई सरकार व्यापार इतने बड़े पैमाने पर करती है क्या? क्या सरकार सब खरीद के कहां ले जाएगी? क्या करेगी सरकार? ये व्यवस्थाओं को सुधारने की आज जरूरत है। आज बाजार को सुधारने की आवश्यकता तो मैं मान सकता हूं कि बाजार में जानबूझकर बाजार की ताकतें, जब किसान का माल आता है तो भाव नीचे गिरा देते हैं, उसी समय सरकार एमएसपी पर खरीद शुरू करती है, जिससे किसान को उसकी उपज का मूल्य ठीक मिल सके। यही तो एमएसपी का योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में किसान को कम पर बेचने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो जो बाजार की ताकतें हैं उनको भी सुधारने के लिए कुछ नए कानूनों की बदलाव की आवश्यकता है और सरकार उस पर काम कर रही है। क्योंकि प्रदेश का विषय भी है घनश्याम जी, ये जो एपीएमसी की मंडी है, जो अभी तक मोनोपोली है नीलामी में, ई नाम मंडी बनाने का उद्देश्य सरकार का ये था कि पूरे देश का बाजार एक हो और किसानों को ये पता लगे कि कहाँ किस ई नाम मंडी में क्या है। 1300 ई नाम मंडी काम कर रही है। 22,000 हाट को मंडी में परिवर्तित करने का उद्देश्य सरकार का बहुत साफ है। सरकार ने 10,000 एफपीओ जो बनवाए हैं, उनका उद्देश्य यह है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करें, प्रोसेसिंग करें, पैकिंग करें और उपभोक्ता को सीधे बेचने के लिए काम करें। ठीक है। प्राइमरी एग्री, मेरी बात सुन लीजिए। तीसरी व्यवस्था, सहकारिता को इतना बढ़ावा सरकार ने, अलग मंत्रालय बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, और युद्ध स्तर पर सहकारिता में काम चल रहा। 3 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी बनाई गई है, किसानों को अच्छा बीज मुहैया करने के लिए, किसानों के जैविक उत्पाद खरीदने के लिए और उन किसानों का निर्यात बढ़ाने के लिए ये है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था गोदाम बनाने के लिए जो उनको प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से दिया। उद्देश्य पहले शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो आज किसानों का हिमायती बनने की बात करते हैं कि आप जब दिल्ली से पंजाब की तरफ चलते थे और दिल्ली से मथुरा रोड पे चलते थे तो दोनों तरफ आपको खुले में सड़ता गेहूं और सड़ता धान आपको दिखता था। आज आपको कहीं एक दाना खराब नहीं होता, ना सड़ता है ना चूहे खाते हैं। वो सब सुधार करने की व्यवस्था है। और आज गोडाउन की व्यवस्था को दोगुना करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो इसलिए कर रही है कि खरीदने के लिए, रखने के लिए व्यवस्थाएं कर। ठीक है, तो सरकार के प्रयास अपनी जगह लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसानों के मन में क्यों नहीं उतर रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। बाजार की बात की तो अनुज हमारे साथ हैं। अनुज जी, असल में बाजार की ताकतें क्या इतनी हावी हो गई हैं कि किसानों के प्रोडक्ट को कम दाम पे बेचने को मजबूर कर देती है? सरकारी नीतियों पर वो हावी हो जाती है? कोई व्यवस्था कर लें, बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सारी चीजों पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं? बाजार इतना इंपैक्टफुल है इस पे? देखिए, अगर हम बात करें बाज़ार की तो बाज़ार काफ़ी ओपन हुआ है। जैसा कि साहब ने बताया कि इनाम मंडी जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि जहाँ पर किसान, हरियाणा का किसान तमिलनाडु में जाकर अपना माल बेच सकता है, पंजाब का किसान सिक्किम में जाके माल बेच सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और देखिए, कहीं ना कहीं जब बाज़ार में कुछ अच्छी ताकतें चल रही होती है तो कुछ बुरी ताकतें भी होती हैं जो बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में कई बार बाजार पे किसी का नियंत्रण नहीं है क्या? बाजार अपने हिसाब से सारी चीजें बनाएगा, गवर्नमेंट को भी बाजार चलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि बाजार में कुछ ऐसी ताकत तो है। देखिए, तो बाजार पे इतना हावी हो जाता है कि सरकार पे वो कंट्रोल करने लग जाएगा। गजब है।
देखिए बाजार में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़ी ताकतें ऐसी होती हैं जो कि गलत मैनिपुलेशन मार्केट को करने की कोशिश करते हैं। ये हम इंडिया के अंदर अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो वो देखने को मिलता है। कई बार हम जैसे एग्जांपल में देता हूँ, क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड एक ग्लोबली प्रोडक्ट है, मगर कई बार क्या होता है कि ओपेक कंट्रीज की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मगर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बाद में फिर जो प्राइस है वो अपने एक्चुअल फंडामेंटल के बेस पर आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम एग्री की बात करें तो एग्री में काफ़ी सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो ग्लोबली भी ट्रेड होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉटन की या शुगर की या कॉर्न की, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये ऐसी कमोडिटी हैं जो पूरे ग्लोबल में ट्रेड होती है, तो उनको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर कुछ ऐसी कमोडिटी हैं जो जैसे इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, जैसे अगर हम बात करें ग्वार सीड या ग्वार गम की, तो वहां पर क्या होता है कि जिनका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, जिनको सरकार नहीं देख रही है। अगर हम बात करें तिलहन की और दलहन की, इनको गवर्नमेंट जरूर वॉच कर रही है, मगर कुछ ऐसी अदर कमोडिटीज हैं जिनको सरकार सेंट्रलाइज नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार जो प्राइस है वो मैनिपुलेट होते हुए दिखते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा था। अगर आप आज देखेंगे तो उसकी जो परसेंटेज है बहुत कम हो गई है। तो प्राइस को मैनिपुलेट करने पे सरकार डेफिनेटली काम कर रही है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो ये एक मैनिपुलेशन वाली बात है, एमएसपी वाला शगुफा 2-4 महीने बाद फिर क्यों आ जाता है? फिर क्यों किसान परेशान हो जाते हैं जब सारी चीजें इतनी सुव्यवस्थित है? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कुछ बिचौलिए हैं जो कि जो एक्चुअल प्राइस है वो सरकार तक, जो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हम बात करें कि मंडियों के अंदर अभी भी, जैसा कि सर ने बताया कि मंडियों के अंदर अभी भी उतना सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो किसान को कई बार क्या होता है कि जैसे कि फंड की जरूरत होती है तो वो आढ़ती के पास जाता है, तो आढ़ती तक जो अमाउंट आता है वो किसान तक नहीं पहुंच पाता। तो बीच में जो बिचौलियों वाला पार्ट है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो वो बिचौलियों वाला जो पार्ट है वो अभी भी उतना स्ट्रांग बना हुआ है कि वो किसानों तक। दिक्कत एमएसपी है या बिचौलिए हैं? देखिए मुझे लगता है कि किसान की जो एक्चुअल दिक्कत है वो है कि किसान तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, किसान तक प्राइस नहीं पहुंच पाता है। तो जो बिचौलिए हैं बीच के, वो कहीं ना कहीं प्राइस को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं या किसान को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि किसान को अपना माल जो वो भाव कोट करते हैं उस पर बेचना पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ अमलेंदु जी भी हैं। अमलेंदु सर, एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो अक्सर विवादों के साथ ही इसका नाता जुड़ता हुआ दिखाई देता है। नाराजगी, खफा होना, रूठना, सरकार पे सवाल। सर, एमएसपी किसान का मुद्दा है या पॉलिटिक्स का मुद्दा है? देखिए, एमएसपी किसान का मुद्दा है और पॉलिटिक्स का भी मुद्दा है, दोनों का मुद्दा है। चूंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स ही एमएसपी तय करती है। बड़ा मुद्दा पॉलिटिक्स का हो गया क्या सर? नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए, जब पॉलिटिक्स तय करेगी एमएसपी तो फिर पॉलिटिक्स का मुद्दा भी रहेगा। हाँ। और किसान का मुद्दा इसलिए कि जो उसकी रोजी रोटी से, आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दोनों मुद्दे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो परेशानी क्यों हो रही है, जो आपका मूल सवाल था कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है। कृषि मंत्री भी हमारे आज बता रहे थे राज्यसभा में खड़े होकर बहुत कि सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ खरीद रही है, एमएसपी भी खरीद रही है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अब जैसे बाजार का सवाल आया, अगर बाजार अपनी चला रहा है और सरकार उसके सामने फेल हो रही है, तो ये किसकी कमजोरी है, बाजार की या सरकार की? यहीं पे पॉलिटिक्स आ जाती है कि अगर सरकार बाजार के सामने निष्प्रभावी साबित हो रही है, तो आप चाहे एमएसपी पे खरीदिए, चाहे उससे ज़्यादा खरीदिए, चाहे किसी दर पे आप खरीदिए, तो फिर किसान को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बाज़ार पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। किसान जो है वो बाज़ार पर नियंत्रण नहीं करेगा। तो बाज़ार को जो खुली छूट है, असल में समस्या यही है कि बाज़ार को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। पॉलिसी उसके लिए बननी चाहिए जिस पर कि काम नहीं हो पा रहा है। एमएसपी आप कुछ फसलों पे आप दे रहे हैं, उस एमएसपी को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। अब पंजाब का अगर किसान है तो पंजाब के किसान की लागत कुछ आती है, और वही गेहूं की लागत अगर तमिलनाडु में जाइए तो उसकी लागत कुछ और आएगी। तो एमएसपी अगर पंजाब के किसान को भी वही मिलेगी और तमिलनाडु के किसान को भी वही मिलेगी, तो संकट आएगा। भाई ठीक है कि पंजाब का किसान जाके तमिलनाडु में बेच सकता है या तमिलनाडु का आके पंजाब में बेच सकता है, तो लेकिन ये जो बीच में अंतर विरोध है, इन अंतर विरोधों को कौन दूर करेगा? जाहिर सी बात है कि सरकार इसको दूर करेगी। तो जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए, मुझे लगता है उन चीज़ों पे काम शायद कम हो पा रहा है। एमएसपी पे कोई बोलने को तैयार नहीं था, वो सरकार खुल के गारंटी देने की बात कर रही है और बोल रही है किसानों के साथ खड़ी है। इससे ज्यादा सरकार क्या करे सर? सीना फाड़ के दिखा दे कि आप किसान मेरे दिल में। नहीं, बिल्कुल सीना फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी को लीगल गारंटी घोषित कर दीजिए, सजाएं कर दीजिए कि बाजार अगर इससे कम पे खरीदेगा तो सजाएं होंगी, उस पर कर दीजिए, कानून बन जाए। भाई मतलब ये कोशिशें आपको नाकाफी दिख रही हैं? हाँ, नाकाफी क्या, उस दिशा में काम नहीं हो रहा है जिस तरफ होना चाहिए। मतलब बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो काम होना चाहिए उस पर काम नहीं हो रहा है। बाजार को नियंत्रित करना जरूरी है। खरीदने की बात एमएसपी पे कही जा रही है, तो फिर और क्या चाहिए सर? नहीं, उसकी गारंटी, लीगल गारंटी चाहिए ना। ठीक है, सरकार खरीद रही है, जहाँ सरकार खरीदी कर रही है वहाँ कर रही है, लेकिन जो सवाल आया कि बिचौलिया खरीद रहा है या बाजार खरीद रहा है, वो कम उस पे दाम पे खरीद देता है, पहले दाम गिरा दिए जाते हैं, किस तरीके से फिर दाम एकदम से उठा दिए। मतलब किसान का जब निकल जाता है अनाज, उसके बाद फिर एकदम दाम उठ जाते हैं और गिर जाते हैं। आप देखिए कि टमाटर जो है, जैसे बात हो रही है, टमाटर पर एमएसपी नहीं है, लेकिन वो एक समय आता है कि जब वो 100 रुपये किलो बिक रहा होता है,
और एक समय होता है कि वो 1 रुपये किलो भी बिक रहा होता है। यानी जब 1 रुपये किलो पे किसान से टमाटर खरीद लिया जाता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि 5 दिन के बाद ये टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। तो ये कौन सा जादू है जिसके जरिए किसान से तो 1 रुपये किलो खरीद लिया जाता है और बाजार में आके फिर 10 दिन बाद 200 रुपये किलो हो जाता है। तो इन चीज़ों पर असल में अंकुश लगाने की आवश्यकता है और उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे जिस दिशा में काम होना चाहिए। तो किसान को सही दिशा में सब कुछ मिले, उसके लिए क्या यही तरीका है कि किसानों को भड़काया जाए, उनको सड़कों पे उतारा जाए, उनसे प्रोटेस्ट करवाया जाए? क्योंकि किसान खुद तो ऐसा नहीं करता, हम सब जानते हैं, किसान बहुत भोला भाला है। क्या कुछ खास लोग, आप तो पत्रकार हैं सर, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी कुछ नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो किसान और सरकार के बीच की दूरी जिससे बढ़ जाए? ऐसा भी है क्या सर? देखिए, एनालिसिस चाहता हूं सर आप। देखिए, किसान और सरकार के बीच की दूरी, जो सवाल किसान और सरकार के बीच की दूरी का नहीं है। सवाल ये है कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो किसान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और ये सरकार यही बात करती थी डिलीवरी की, जो आज हमारे कृषि मंत्री भी डिलीवरी की बात कर रहे थे कि हम जो सबको लगातार दे रहे हैं। अगर आप डिलीवरी दे रहे हैं और डिलीवरी अगर सही जगह तक नहीं पहुंच रही है तो इसमें जो लूपहोल्स हैं वो किसकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करने की? जहाँ छेद हैं आपकी डिलीवरी में, उन डिलीवरी के जो छेद हैं उनको कौन दूर करेगा? भाई ठीक है, सरकार एमएसपी पे खरीद रही है, बहुत अच्छी बात है, एमएसपी पे खरीद रही है, लेकिन वो कितनों से खरीद रही है और कितना खरीद रही है? ये महत्वपूर्ण बात है ना कि सब कुछ खरीदा जा पा रहा है कि नहीं खरीदा जा पा रहा है। तो ये जो कमियां हैं वो सरकार को ही दूर करनी होंगी, इसको कोई दूसरा आके दूर नहीं करेगा। और किसान जो अपनी मांग कर रहा है, जाहिर सी बात है कि किसान मांग करता है, उसमें राजनीतिक दल भी कूदेंगे, चूंकि जब आप कृषि वो जो खुद कुछ नहीं करते थे, नहीं जो खुद करते थे या नहीं करते थे, सवाल सर क्यों? अगर आप किसी चीज की गारंटी मांग रहे हैं तो जब आप उसको देने की कुवत में थे तब आपने क्या किया, सवाल तो पूछा जाएगा ना? नहीं पूछा जाएगा सर? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो और पूछते होंगे सर। नहीं, बिल्कुल पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? और जो अभी है उससे भी पूछा जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा। नहीं, अभी से तो पूछ ही रहे हैं सर, लोग सड़कों पे उतर ही रहे हैं, उनको उतारा ही जा रहा है। नहीं, उतारा जा रहा है और उतर रहे हैं, इसमें अंतर है ना। उतारा जा रहा है और उतर रहे हैं, इसमें अंतर है। उतार कौन रहा है हमें नहीं मालूम कि कौन उतार रहा है और क्यों उतर रहे हैं लोग, जगह जगह क्यों उतरते हैं लोग। अब देखिए, भारतीय किसान संघ है, उसके वो नेता हैं, वो कक्का साहब जो हैं, वो तो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो क्यों फिर उतरते हैं अगर कोई दूसरा उतार रहा है तो? लेकिन सर जो लोग कुवत में थे, जो जब हैसियत में थे, जिन्होंने तब नहीं किया और अब कहते हैं कि भाई C2+ 50% डुएबल है और ये सब कुछ हो जाएगा, हाउस के बाहर किसानों से मिलते हैं, उनसे सवाल ना पूछा जाए कि भाई तब आपने क्यों नहीं किया? ना पूछा जाए सर? नहीं, देखिए सवाल ये है कि इस समय करने की स्थिति में कौन है। जब वो करने की स्थिति में आएंगे तब उनसे सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, तो आज जो करने की स्थिति में उससे सवाल पूछा जाएगा। भाई जो वायदा किया था मोदी जी ने, तो वायदा किया था ना, आपने जब कृषि कानून वापस लिए थे कि एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी। कमेटी बनी थी, कृष्णवीर सिंह जी उसके मेंबर भी हैं। उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई, पहली बैठक कब हुई प्रधानमंत्री के वायदे के बाद? बहुत सारे सवाल इस तरीके के उठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब लूपहोल्स हैं वो सरकार को ही दूर करने होंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में ट्रैक रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं और कई बार खंगाले जाते हैं। आप अच्छे से इसकी बात को समझते हैं। सर आऊंगा आपके पास, सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझको रुकना, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात यहीं से कि अगर कुछ लूपहोल्स हैं तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी है? किसानों को लेकर सरकार की रफ्तार को जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको और कितना बढ़ाने की जरूरत है? दो अहम पड़ाव और बचे, चर्चा देखिएगा जरूर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
तो सच के साथ में आज उस सच को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा है। बात है एमएसपी की। कई बातें एक फेज में हमने की, लेकिन और बातें भी करनी जरूरी है। ललित कुमार त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, डायरेक्टर हैं एफपीओ के। ललित जी, एक चर्चा हालांकि हम ब्रेक से पहले कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल यही कि इस एमएसपी के भंवर को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि कई बार इसी भंवर में किसानों को फंसाने की कोशिश लगातार कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, आपका एनालिसिस क्या है, क्या हो रहा है एमएसपी को लेकर देश में? एमएसपी के लिए जहां तक मेरी समझ और जानकारी, मैं कहना चाहूँगा कि एमएसपी किसानों की मांग है। और अगर आप भारत का अध्ययन करेंगे तो पश्चिमी यूपी के किसान जो मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं, मैं समझता हूँ कि देश में सबसे समृद्ध किसान है। और उसकी सबसे बड़ी जो गारंटी क्या है कि जो गन्ने का भाव है वो फिक्स है, उसको चाहे पेमेंट बाद में मिले, 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, लेकिन गन्ने की खेती से ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो एमएसपी देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और मैं समझता हूँ कि वो सहज रूप से मिले। हम जब देखते हैं कि गेहूं की एमएसपी तय की हुई है, लेकिन किसान गेहूं तोलने जाता है, कभी बारदाना नहीं होता, कभी लेबर नहीं होती, उसे इतना परेशान किया जाता है वहाँ पर कि वो औने पौने भाव में फिर बाज़ार में बेचना पड़ता है। और वही गेहूं जब हम देखते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एमएसपी से भी ज़्यादा दाम पर बाज़ार में आ रहा है, तो उसमें किसानों का भी शोषण होता है और आम जनता का भी। तो सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए, एमएसपी सुनिश्चित की जाए और उसको सही कीमत किसान को मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिल पा रही सर? क्या आप क्या कहते हैं? इतने बड़े सारे एफपीओ भी डील्स करते हैं सर, क्यों नहीं मिल पा रही है? जहाँ तक हम देखते हैं कि पिछले 2 दशक में, 3 दशक में किसान की जो खेती की ज़मीन है वो घटी है, बटी है। और पश्चिमी यूपी, बिहार ज़्यादातर छोटे किसान हैं, पंजाब हरियाणा बड़े किसान हैं। और जो एमएसपी की मांग पंजाब हरियाणा से उठती है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गेहूँ और धान का बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर है। यूपी और बिहार में छोटे छोटे किसान हैं, छोटी छोटी खेती करते हैं और बाज़ार में उनकी आवक कम है। तो अगर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी एमएसपी का रेट इतना है तो किसान मन से काम करेगा। अब दलहन और तिलहन में देखते हैं कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए और बढ़ाई जाए, उससे कई फायदे ये होंगे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जो भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो रही है वो बढ़ेगी, दलहन फसलें बढ़ाएंगी उसको। मस्टर्ड में पानी कम लगता है तो पानी की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज किसान, जो सरकार दाल और तेल इंपोर्ट कर रही है तो विदेशी मुद्रा बचेगी हमें। सरकार को किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। किसान भी इसी देश के हैं, इसी देश के अन्नदाता हैं। बात तो होती रहती है, बात लगातार होती रहती है, सरकार कोशिश करते रहते हैं। हाउस में भी कृषि मंत्री ने कह दिया भाई सभी उपजों पे हम देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर वैवाहिक जब देखते हैं आप, जब फसल आती है किसान की और गांव में जाकर देखोगे तो किसान तोलने आता है मंडी में, तो कितना उसको हरेसमेंट होता है, कितनी भीड़ होती है, कितनी अव्यवस्था होती है, कभी बारदाना नहीं होता, कभी लेबर नहीं होती। तो आप देखें किसान भी एक इंसान है, उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उसके भी इलाज होता है। सरकार तो मानती है बात को सर, नहीं मान रही है। पिछली सरकारों की सरकार की आप तुलना करेंगे तो आपको फर्क नजर नहीं आता है सर? वैवाहिक रूप में किसान ज्यादा आंदोलित हुआ है क्योंकि बाजारवाद की आंधी में किसान अब नहीं टिक रहा है। कोई भी किसान का बच्चा अब खेती करना नहीं चाहता। कोई किसान माँ बाप अपने बच्चों को खेती करना क्यों नहीं चाहता, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आप पश्चिमी गाँव में जाइए, बड़े बड़े गाँव खाली पड़े हैं, ऐसी ऐसी हवेली खाली पड़ी है जहाँ करोड़ों रुपए में नहीं बनेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि किसान अपना गाँव छोड़कर शहर में जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं। सर, पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं पिछली सरकार बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूं। सर, ये अचानक से हो गया क्या सब कुछ? अभी इसी सरकार में हो गया सब कुछ? बाजारवाद की आंधी में किसान, अभी हुआ ये सब कुछ सर? बाजारवाद की आंधी में किसान कहीं नहीं टिक पा रहा है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सामने किसान को टिकाते हैं तो किसान कैसे कम्पीट करेगा? दूसरी बात, सरकार को निर्णय करना चाहिए कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हैं, आलू भी वही बेचेंगे, आटा भी वही बेचेंगे, तेल वही बेचेंगे और बड़े बड़े पोर्ट वही चलाएंगे, बड़ी बड़ी एयरलाइंस वही चलाएंगे। तो सरकार, ये हमारे भारत देश में लोकतंत्र है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदमी की कौन क्या काम करेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने, गांव में देखते हैं हम, कई हजार एकड़ जमीन खरीद ली। क्या उनको खेती करनी है? अगर वो खेती करना चाहते हैं तो फैक्ट्री छोड़े, किसान फैक्ट्री चलाएगा। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि कौन आदमी क्या काम करेगा, या एक आदमी सारे काम करेगा, आलू भी वही बेचेगा, सेब वही बेचेगा और आटा भी वही बेचेगा, तेल वही बेचेगा। जो हमारे एफपीओ के माध्यम से हम ये चाहते हैं या कर भी रहे हैं हम कि किसान खेती के साथ साथ थोड़ा उद्यम में भी आए। किसान अपना गेहूँ बेचता है 2200 रुपया, आटा मिलता है 3500 रुपया,
तो 1300 रुपये का जो मार्जिन है वो व्यापारी ले रहा है। तो ये निश्चित किया जाए कि बड़े बड़े कॉरपोरेट पर लगाम लगाई जाए कि वो सारे काम ना करें। ठीक है, गेहूं से आटा बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी कर सकता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी उसमें आएंगी तो छोटे मोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं। ठीक है। कृष्णवीर चौधरी जी, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है जो त्यागी जी समझा रहे हैं? उनके हिसाब से तो बाजारवाद की आधी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही सरकार। बाजारवाद को शुरू करने वाले ही तो आज पार्लियामेंट में शोर मचा रहे हैं सबसे ज्यादा। ये 55 साल सत्ता में रहने वाले लोग, सिर्फ 55 साल वो लोग रहे हैं जो आज शोर मचा रहे हैं। क्या उन्होंने किसान को बाजार में खड़ा किया? क्या उन्होंने किसानों को बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार करने का काम करा? क्या उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटीज को देने का काम किया? क्या उन्होंने एफपीओज को खड़ा करने के लिए फंडिंग दी? क्या उन्होंने प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज को, जो मैंने अभी कहा, उसको इसलिए खड़ा करने की बात है कि उनको भी प्रोक्योरमेंट में आना पड़ेगा, एफपीओज को भी आना पड़ेगा। आना इसलिए पड़ेगा कि सहकारिता का मॉडल कोई खराब मॉडल नहीं है। अगर सच्चाई देखें, उसमें क्या किया, सहकारिता का भी पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारीकरण कर दिया था, इसलिए फेल हो गया मॉडल। अदरवाइज दुनिया के तमाम विकसित देशों में वो मॉडल कामयाब है। मैं दो बातों पर बात करूंगा कि कमेटी बनाई प्रधानमंत्री जी ने। कमेटी कर क्या रही है? कमेटी ने दुनिया के तमाम राष्ट्रों की स्थिति को, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आपने किए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने किए, इन्होंने तो नहीं किए वर्तमान सरकार ने, बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने तो बचाया है। अगर ये प्रधानमंत्री जी जो 2013 में, आनंद शर्मा उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर, जो समझौता करके आए थे, पीस क्लॉज लेके आए थे एमएसपी के लिए, वो 3 साल के लिए था, वो तो खत्म हो गया था एमएसपी। तो अगर उनके कुकर्मों को बात करूं तो मैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार बदलने के बाद उसको नहीं माना, पीस क्लॉज वाली बात को। उन्होंने कहा हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उन्होंने 86-87 को बेस पीरियड कैसे माना था कांग्रेस की सरकारों ने, जो है डब्ल्यूटीओ में जब हस्ताक्षर। एक मिनट, मौलिक सवाल से मत भटकिए ना। मौलिक रिजल्ट क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये सब कुछ पूछ रहे हैं ललित जी भी, अमलेंदु जी भी। आप ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, बाजार की ताकतों की आप बात कर रहे हैं। बाजार की ताकतें खड़ी क्यों की थी? अगर इतना ही विरोध है, पहली बात तो ये कि एमएसपी पंजाब के एक एक दाना गेहूं का और एक एक दाना धान का खरीदी होती है, उनको शिकायत क्यों है? मेरा बहुत सीधा सटीक सवाल है। नहीं, पंजाब सेंट्रिक मत, मेरी बात नहीं, पंजाब सेंट्रिक मत होइए ना, सेंट्रिक नहीं कह रहा मैं, किसान की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात पे आइए। हरियाणा में सारी खरीदी होती है, तो दिक्कत क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सही कह रहे हैं कि गन्ने का मामला है, फिक्स प्राइस है, वो मिलता देर सबेर भी। अब तो जल्दी करने की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ पहले से। क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाई है वहां, 2 गुना क्रशिंग कैपेसिटी उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों की है। आज किसानों को गन्ना जो है सल्फर पे औने पौने दाम पे बेचना पड़ता था, आज उससे जान बची है किसानों की। ये व्यवस्थाओं की बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जो है, ये शब्द सरकार की खरीद के लिए, बाजार के लिए नहीं बनाया गया था। अब बाजार खोलने के लिए जैसे ही सरकार ने काम किया था, विरोध क्यों किया? किसने विरोध किया? किसने विरोध करवाया? राजनीतिक दलों ने विरोध कराया, कांग्रेस ने प्रायोजित और सारा ये सब किया। देश विरोधी ताकतें इस देश में शांति भंग करने के लिए तमाम रोजाना आए दिन नौटंकी कराते हैं। उस पैसे के दम पर सब होता है यहाँ, ये कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि देश के हर किसान को प्रधानमंत्री जी ने ये साफ लिखा कि ट्रांसपेरेंसी हो और इम्प्लीकेबल हो, उसको किस तरीके से वो पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये जरूरी है। लेकिन वो सिर्फ 23 फसलों का है। अगर आप बाकी सब की बात करेंगे, भी टमाटर की बात की अमलेंदु जी ने, मैं सहमत हूं आपसे, आलू पर भी सहमत हूं, प्याज पर भी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ये 3 बड़ी फसलें हैं, इनके लिए भी व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन बाजार को भी कंट्रोल करना। मैं इस बात से ललित जी की और अमलेंदु जी की बात से सहमत हूं कि बाजार की ताकतें, जब किसानों का माल आता है
तो जानबूझकर बाजार का भाव सर, गिराते हैं और वो शोषण करते हैं किसान मजदूर। उस पर कंट्रोल कौन करेगा? उसी स्थिति को कंट्रोल कौन करेगा? उसी स्थिति को तत्काल संभालने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी तेजी से करती है, जिससे बाजार में किसान नहीं का समझ आ रहा शोषण ना हो। किसानों को, ये नहीं समझ आ रहा है अब किसानों आइए, को। अब पहले बोलने तो दे नहीं, लीजिए। सर आप ही बोल रहे हैं। दो शब्द तो हाँ। सुनिए आप आगे, एक एक बिंदु पर बात आप कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि मेरा निजी मत यह है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा बाजार जरूरी है, बाजार जब तक आपको नहीं खोलेंगे किसानों के लिए, मोनोपोली को आपको तोड़ना पड़ेगा, और मोनोपोली जब टूटेगी और जब बाजार में मल्टीपल बायर होंगे तभी किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसको उचित मूल्य मिले। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि युवा पीढ़ी खेत में काम इसलिए नहीं कर रही कि लाभकारी नहीं है। अगर लाभकारी कृषि जब होगी तब नौजवान काम करें। क्यों नहीं है सवाल? क्योंकि हमने एफपीओ बनाए, उनको इसलिए सोच के बनाया था कि एग्रो प्रोसेसिंग में आएंगे। अभी उनको एग्रो प्रोसेसिंग में आने में टाइम लग रहा है। अच्छा। जिस समय वो एग्रो प्रोसेसिंग में आ जाएंगे और एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, काफी बड़े पैमाने पे सुधार होगा। लेकिन बाजार को सुधारने के लिए भी मेरा सुझाव है कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है, मेरा मत बहुत स्पष्ट है कि इसको रिजर्व प्राइस की व्यवस्थाओं में करने के लिए कानून में सुधार करना पड़ेगा। 18 जुलाई 2022 को एमएसपी पे कमेटी बनी, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। डेवलपमेंट क्या है उसमें, क्योंकि अभी अमलेंदु जी ने भी उसका जिक्र किया, कुछ आप बता पाए, यहाँ पे रोशनी डाल पाए? कमेटी ने देश के अलग बड़े बड़े लोग शामिल हैं सर उसमें, देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में सीधे किसानों से जाके बात की है, बाजार को जाके बात की है, अपने जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो फ्यूचर में लगे हुए एजेंसीज हैं, उनसे बात की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बाजार की व्यवस्थाएं किस किस ने की हुई हैं, हमको किस रास्ते में सुधार करने का क्या ठीक रहेगा, उचित रहेगा देश के हित में, उसके बारे में पूरी तरीके से जो है खुली बातचीत हो रही है। बहुत साफ मन से कमेटी में बात हो रही है और कमेटी में लगभग सब कुछ बात हो चुकी है। अब उसमें 1-2 मॉडल हैं, उस मॉडल से बाजार का मॉडल जो है, मैं ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं, हमारे तमाम देश के किसान भाई इस बात को समझ लें कि बाजार से शोषण से बचाने का रास्ता सरकार निकालने के लिए लगी हुई है, जिससे बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने के लिए किसानों को मजबूर ना होना पड़े, उस व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए काम चल रहा है। ठीक है अमलेंदु सर, 1.52 लाख करोड़ देश का कृषि बजट, अगर इस स्टैट में सही बता पा रहा हूं सर, इतना बजट तो कई अफ्रीकन कंट्रीज का भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि सरकार तो किसानों के लिए कोई सोच ही नहीं रही है। इतना बड़ा बजट है सर किसानों के लिए और हर साल इंक्रीज होता है। इसका डेटा भी मेरे पास, अगर कहेंगे बता दूंगा कि कांग्रेस के काल में कितना होता था। 25,000 करोड़ 24,000 करोड़ का बजट था 2013-14 का, और आज 1.25 लाख करोड़ का है। देखिए अमलेंदु जी, ये बजट भी दिल 5 गुना, इस पे कुछ नहीं दिखता है। आपने बताया कि 1,50,000 लाख करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश की अकेली लाडली बहना योजना जो है उससे 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तो क्या उसके मुकाबले, अकेले मध्य प्रदेश की बात है ये, महाराष्ट्र की तो बात छोड़ दीजिए और जहाँ जहाँ इस तरह की योजनाएं उनकी बात छोड़ दीजिए। तो सवाल ये है कि प्राथमिकता सरकार की क्या है, कि क्या इस तरह की योजनाएं चला के सिर्फ वाहवाही लूटना, या वास्तव में जो मेहनत कर रहा है उसके उपज का उसको उचित मूल्य मिले, ये होना चाहिए। लाडली बहना का फायदा किसको नहीं मिला आप कह रहे हैं? मैं फायदे नुकसान की बात ही नहीं कर रहा सर। योजना चल रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं सर। लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं यही ग्राउंड पे जाके देखिए, लोग बताते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, परिवारों में जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि जब अकेले मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए केवल एक लाडली बहना योजना पे खर्च किया सकता है, तो किसानों के बजट का 1.5 करोड़ रुपया जो है, लाख करोड़ रुपया जो है, तो उसकी वो बात करना फिर उसके मुकाबले बेमानी हो जाता है। तो यह कृषि पे बजट और बढ़ना चाहिए। तो वो सरकार का अपना काम है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो यही है कि क्या वास्तव में किसान को एमएसपी पे उसकी खरीदी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई आप कई राज्यों में सरकारों ने वायदे बिना बजट बढ़ाए ये सब कुछ हो जाएगा सर। तिलहन का 70% से ज्यादा अभी दिवाली से पहले कई फसलों पे सरकार ने एमएसपी बढ़ाने की बात की है। 2.5 गुना लेकिन क्या उन पे खरीद हुई? सवाल ये क्या उन पर 2.5 गुना? सर विपणन वर्ष होता है ना सर, वो विपणन वर्ष तो शुरू हो जाए।
विपणन वर्ष होता है सर, उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। मैं घोषणा की बात बता रहा हूं, दिवाली से पहले ऐसा हुआ। विपणन वर्ष की शुरुआत अभी नहीं हुई है। हाँ ठीक है, विपणन वर्ष की बात तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, जो घोषित किया गया है। तो आगे खरीद हो जाएगा क्या? सवाल तो यही कहा जा रहा है ना सरकार से कि भाई आप लीगल गारंटी दे दीजिए। अमलेंदु जी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं मुझे बार बार? नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किसान जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आप हमको इसकी लीगल गारंटी दे दीजिए कि एमएसपी पर ही खरीद होगी। भाई कानून बना दीजिए कि एमएसपी पे कम पे जो खरीदेगा उसको सजा होगी। वो तभी तो बाजार नियंत्रित होगा। बाजार नियंत्रित करने की बात कृष्णवीर जी भी कह रहे हैं, अनुज जी भी कह रहे हैं, ललित जी भी कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं कि भाई बाजार को नियंत्रित करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ बाजार को नियंत्रित करना चाहिए, तो बाजार को नियंत्रित आखिर कौन करेगा? और हम कैसे पता चला कि सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है सर? ये भ्रम ज्ञान हमको कहां से मिल पा रहा है कि सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है? अगर कोशिश करी तो सरकार बताएगी उसने इस पे क्या कोशिश की। किसको बताएगी? जनता को बताएगी, किसानों को बताएगी। सर पूरे हाउस में खड़े होकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम एमएसपी देने के लिए तैयार है सभी कृषि उपजों पे। आप बात मानने पे, यकीन करने पे तैयार तो हो। बात कोई कैसे कर दे सर? मूल मुद्दा तो यही है घनश्याम जी कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीदने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाजार में जो खरीद हो रही है क्या वो एमएसपी पे हो रही है कि नहीं हो रही है? यही तो मांग हो रही है। नहीं, बाजार में अमलेंदु जी कुछ उत्पाद तो ऐसे हैं जिनकी एमएसपी से बहुत ऊपर, जैसे इस बार जो गेहूं, मेरी बात सुनो, गेहूं का पूरा सीजन जो देश का गया उसमें एफसीआई के गोदामों पे लाने के लिए किसान तैयार नहीं था क्योंकि उसे बाजार में ज्यादा मिल रहा था। अब धान की स्थिति ये है कि एमएसपी से ज्यादा दाम बाजार में मिल रहा है, तो वो क्यों लाए एमएसपी पर? मेरी बात आप सुनिए, इसी तरीके से दलहन और तिलहन की स्थिति है। जब उसे बाजार में ज़्यादा भाव मिलता है तो वो वहाँ नहीं ले जाने को तैयार है। हाँ, ये बात में सही है कि यदि एमएसपी से कम पर खरीदी बाजार करता है तो उसके बारे में सोच के और सुधार करने पड़ेंगे, उसमें कानून में सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बात मैं आपकी और तो यही OECD की एक रिपोर्ट है सर, OECD की रिपोर्ट है, स्टडी बताती है कि 2000 से 2015 तक किसानों को 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तब तो ये सरकार नहीं थी सर, इस पे भी जवाब मांग लेते। नहीं देखिए, अब किसकी सरकार थी किसकी नहीं थी, फिर बहुत लंबी एक बहस हो जाएगी। ट्रैक रिकॉर्ड तो खंगाले जाएंगे ना, जब राजनीति करनी है तो फिर राजनीति घनश्याम जी, बाजार एक दिन में खराब नहीं हुआ, किसानों का शोषण एक दिन में नहीं हुआ। ये 55 साल सत्ता में रहने वाले लोग जो आज बात कर रहे हैं, यही किसानों की बर्बादी के लिए, किसानों का शोषण करवाने के लिए अपराधी हैं, और 15 लाख करोड़ की लूट इन्हीं की सरकारों में हुई। 15 साल में बता रहा हूं मैं तो ये सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, अनुज मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे यहीं बढ़ाएंगे और समझेंगे कि सारी बहस के बीच सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। सरकार अपनी जगह किसानों के हित के साथ खड़ी है, इतना तो तय है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात हो रही है एमएसपी पर और इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे विस्तार से चर्चा आज हम कर रहे हैं। आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। अनुज हमारे साथ हैं, बाजार को अच्छे से समझते हैं। अनुज, 2 फेज की चर्चा के बाद हम क्या किसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं? वो की पॉइंट्स क्या समझ में आते हैं?
जो किसानों को या सरकार को दोनों को ही समझने की जरूरत है? एज एक्सपर्ट आप क्या कहते हैं? देखिए एमएसपी अगर आप 10 साल पहले देखेंगे और अगर आप आज देखेंगे तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए उसका असर डायरेक्टली क्या हुआ है कि पहले हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे, आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑयल मिशन सरकार ने लॉन्च किया, जो कि जहां पर हम पहले ऑलमोस्ट 60% पाम ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम 30% पर आ गए हैं। अगर हम देखें तो दलहन के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो हम ऑलमोस्ट जो है इंपोर्ट बंद करने वाले। तो मुझे लगता है कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है एमएसपी बढ़ने की वजह से, इससे बड़ा एक फ्रूटफुल नहीं हो सकता कि आपने एमएसपी बढ़ाया और उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी की मेन टारगेट यही था कि हम इंपोर्ट ना करके हम अपने पूरे पे आत्मनिर्भर बने। और हम देख रहे हैं कि कई ऐसी एग्री फसल हैं जहां पर हम आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। इवन अब हम एक्सपोर्ट करने भी लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एमएसपी बढ़ने की वजह से। मुझे लगता है कि अगर एमएसपी ऐसे बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो किसान लोग पीछे हट रहे हैं वो धीरे धीरे अब जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पर बढ़ने का फायदा क्या? बाजार तो उन तक पहुंच ही नहीं देने दे रहा है, लाभ जो उन्हें पहुंचना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। चर्चा में तो ये निकल के आ रहा है, बढ़ती रहे एमएसपी कितनी। देखिए जो एमएसपी तक किसानों तक पहुंचने वाली बात है उस पर डेफिनेटली सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आने वाले विपणन में आपको जो किसान लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो एमएसपी नहीं मिल पा रही है, वो वहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। सरकार ने काफ़ी नीतियां बनाई हैं इसके ऊपर और मुझे लगता है कि अगले विपणन वर्ष तक जो किसान है उनके पास एमएसपी पहुंचता हुआ नजर आएगा। त्यागी जी, आप ब्रेक से पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो आप कह रहे थे कि 1,52,000 करोड़ का बजट है सरकार का कृषि के लिए, उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि उसमें अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 80 से 85% लघु सीमांत किसान हैं और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ड्रोन। जो 2 बीघे 5 बीघे की फसल है उसमें कैसे ड्रोन कामयाब हो पाएगा। तो मैंने कई मीटिंग में ये बात रखी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जिले स्तर पर बने, ब्लॉक स्तर पर बने, कि उस गाँव की ज़रूरतें क्या हैं। अभी सारी योजना अगर हम दिल्ली में बैठ के बनाएंगे, नहीं सर, ऐसी योजना नहीं बनती है। आप केंद्रीकरण नहीं है सर, योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो गया सर, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। कोई सी भी योजना उठा लें, 1.5 लाख करोड़ में किसान की भागीदारी कितनी है और जो कॉरपोरेट हैं, उद्योगपति हैं, उनके यंत्रों को बेचने में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, ये समीक्षा का विषय है। और ये पैसा आम जनता का है, हिंदुस्तान के किसान का है, मजदूर का है। तो योजना ऐसी बने जो किसान तक मैक्सिमम लाभ पहुंचे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आपने सुना है सर? बिल्कुल। उस कार्यक्रम के तहत इन सारी योजनाओं को जिलेवार और स्टेट वार ये सारी चीजें समाहित की जाती हैं और उसको बहुत सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। या तो हम ये सारी चीजें जानते नहीं है या जान के हम ब्लाइंड फोल्ड होना चाहते हैं। विरोध करने के लिए विरोध करना सही है क्या सर? त्यागी जी, आप तो न्यूट्रल बात करते हैं ना। मैं बिल्कुल किसान की बात करूंगा और किसान के हित की बात करूंगा। जो छोटे हो रहा है उसको छोड़ेंगे भी तो नहीं ना। सरकार को गाली ही देनी है तो अलग मसला है। सरकार को गाली नहीं देनी, सरकार को कोसना है तो अलग मसला है सर। कोसिए फिर तो पानी पी पी। सरकार इस देश की जनता है, जनता ही सरकार है। जो वहां लोग बैठे हैं, जो कुछ कर नहीं रहा था तब तो कुछ कहा नहीं, जो कर रहा है उसके पीछे पड़ गए हम हाथ धो के। अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में जो हुआ है, गांव से पलायन बहुत ज्यादा हुआ है, बेरोजगारी गांव में इतनी है बहुत ज्यादा। आप हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में जाओगे तो किसान के बच्चों की शादी नहीं हो रही है और ये बड़ी चिंता का विषय है कि समाज में कोई भी किसान के बच्चे की शादी करने को तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है कि हम किसान को इंसान भी समझें। देखिए उसके बच्चे पढ़ते भी हैं, उन्हें अस्पताल भी जाना होता है। गाँव में हमने क्या सुविधाएं दी हैं? आदमी को इलाज कराने शहर आना पड़ता है। खेती गांव में होती है, शहरों में नहीं होती। मतलब ये सब कुछ इन्हीं 15 सालों में हो गया सर। मैं बात 15 नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं सभी की। इस देश की जनता को जागना है और जनता ही सरकार है। जनता ही टैक्स देती है, जनता ही वोट देती है। उसको दिमाग में रख के नीति बननी चाहिए, न कि कॉरपोरेट को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमारा गाँव, हमारा खेत, हमारा किसान और किसान के साथ मजदूर, छोटा व्यापारी और दस्तकार, ये हमारे 4 पिलर हैं हिंदुस्तान के। और 80 से 90% आबादी यही है। तो जब हम देखते हैं कि आप कहते हो कि किसान का माल तमिलनाडु जाएगा, एक्सपोर्ट जाएगा, उसमें किसान को कितना मिलेगा? किसान दूध बेचता है, उसे कितनी कीमत मिलती है? और जब बाजार दूध खरीदता है तो वो कितनी कीमत पर खरीदता है? उसमें किसान की कितनी भागीदारी है? कितना पैसा हमारा विज्ञापन पर खर्च होता है? क्या किसान को मिलता है? सवाल ये देखना है कि जो आपने कहा कि 1.5 लाख करोड़ का बजट, उसमें किसान तक कितना पहुंचा और कितना पैसा हमारा कॉरपोरेट पे गया। सवाल ये नहीं है, मैं खिलाफ नहीं हूं कॉरपोरेट के। कॉरपोरेट को अगर बढ़ना है तो आम जनता, किसान, मजदूर को बढ़ना पड़ेगा, वरना उनका माल कोई नहीं खरीद पाएगा। जब आम आदमी के हाथ में बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो कॉरपोरेट की दुकानें खाली रहेंगी, उनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? ये हमारे लिए सोचने वाला विषय है। कोई भी अगर हम व्यापारी काम करता है तो अपना माल बेचने लिए करता है। जब बाजार में बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी
तो हमें काम कोई नहीं कर सकते। तो जो भी योजना बने, किसान को, मजदूर को, दस्तकार को और छोटे व्यापारी को, आज आप देखेंगे एक आंकड़ा है कि बहुत सारे छोटे व्यापारी बहुत बड़े घाटे में हैं, किसान के साथ साथ जो दस्तकार हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनकी जगह ले ली है। छोटे छोटे यंत्रों पर कोई सब्सिडी हमारे यहाँ नहीं है, बड़े बड़े यंत्रों पर सब्सिडी है। तो ज़मीन घट रही हैं और ट्रैक्टर बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है कृष्णवीर सर, कई बातें आपने बताई, रिपोर्ट्स भी बताई, एफर्ट्स भी बताए और अपने तरीके से सारी चीज़ों को रखा, लेकिन सर उसी की पैरेलल एनएसएसओ की रिपोर्ट भी कहती है कि देश का किसान हर रोज 27 रुपये कमाता है सर। फिर ये सारे आरोप जो लगा रहे हैं उन पे यकीन क्यों ना करें, आपकी बात पे क्यों यकीन कर लें? सवाल ये भी उठता है ना, इस रिपोर्ट का हवाला देता है अपोजिशन बार बार। देखिए, रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि किसानों की आय में आज बढ़ोतरी हुई है। 50% से ज़्यादा की जो बढ़ोतरी हुई है वो इन 10 सालों की योजनाओं का लाभ है, तभी तो बढ़ा है 50%। किसान की आर्थिक स्थिति में जो सुधार है वो इसलिए हुआ है। जहाँ तक अभी ललित कह रहे थे कि बड़ा कारपोरेट जो है वो सब है, सरकार ने एफपीओज की जो योजना की शुरुआत की थी वो बहुत ईमानदारी से मान के की थी कि हर एफपीओ में प्लेन में 300 किसान मेंबर होंगे, क्लस्टर डेवलप करेंगे, पहले एक करेंगे हर ब्लॉक में, उसके बाद 2-2 करेंगे और वो एग्रो प्रोसेसिंग में और थोड़ा अपना संभालेंगे, स्टोरेज करेंगे, मार्केटिंग में आएंगे। लेकिन वो एफपीओज जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो उद्देश्य था कि युवाओं को रोजगार भी मुहैया हम कर पाएंगे, उसमें बाधाएं जो हैं, एक तो अगर बाधाएं हैं तो उनका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से मानता हूं कि यदि कहीं भी अगर लाइसेंस की कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स है, एग्रो प्रोसेसिंग के लाइसेंस की प्रॉब्लम है, उसका समाधान तत्काल जो है सभी एफपीओज के लिए करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम एफपीओज को पैसा दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं शुरू में, और वही काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा? ऐसी योजनाओं का जो अब ललित खुद कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो विदेश से लोग तो आके करेंगे नहीं, कोई दूसरा नहीं कहे, करना हम ही को पड़ेगा और सरकार की योजनाओं में से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार ईमानदारी के साथ जो कर रही है उसमें ये सब्सिडी की बात आपने कही, सरकार इस बात पर विचार करे कि सब्सिडी जो है किसानों को डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन सब्सिडी के रूप में उसकी जोत के अनुरूप जो है उसको मुहैया करने की बात जो है उसमें बातचीत हुई है, विचार हुआ, उस पर कमेटी में विचार हुआ है कि भाई जैसा हर किसान को जो है वो डायरेक्ट पैसा उसके खाते में दे दिया जाए जो सब्सिडी का पैसा है, जिससे सबको लाभ मिले। प्राकृतिक कृषि की योजना को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि उससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, भूजल स्तर जो पानी में सुधार होगा। तो इसी वजह से कर रहे हैं कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं, एक दिन में ठीक नहीं होने की है, खराब भी बहुत लंबे समय में हुई हैं। तो बात ये है भैया, बाजार में खड़े होने के लिए तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, पैक्स को भी खड़ा होना पड़ेगा। अब आप एफपीओ अगर इस तरीके से सरेंडर कर चुके और पैक्स काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से नई व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं? बताएगा ना, पर एफपीओ भी तो बताएंगे ना, सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत वही मैंने कहा ना कि इनकी समस्या का समाधान सबसे पहले प्राइमरी नीड है, उस समस्या का समाधान करना जो है। और जहां तक सब्सिडी का सवाल है मैंने आपसे बता दिया। अब एक बात बताइए, जो एग्रीकल्चर मशीनरी सेंटर पे 80% सब्सिडी सरकार की योजना है, वो तो गांव के ही युवाओं के ग्रुप को देने के लिए बात है। उसमें जो भी सब्सिडी 80% है वो गांव के युवाओं को ही देंगे। जो एग्रीकल्चर मशीनरी सेंटर है वहीं खुलेगा और वो तमाम सर्विस सेंटर जो है वो हायरिंग सेंटर एक तरीके से किसानों के लिए काम करेंगे। यही तो उद्देश्य था। उसमें भी अगर कहीं खामियां हैं, कोई दिक्कत है, वो सुधार करने के लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अमरेंदु जी, क्या हम सब्सिडी की बैसाखी को अपना अधिकार मान चुके हैं? मतलब योजनाएं जो हमारी आय बढ़ा सकती हैं हम उनको दरकिनार कर देते हैं। सब्सिडी, आर्थिक सहायता, किसी तरह का मुआवजा, कॉम्पनसेशन, इसकी बैसाखी पे चलने की आदत हो गई है, क्योंकि सरकार तो कॉन्सेप्ट अलग है, वो तो किसानों की आय बढ़ाना चाहती है बनिस्बत इसके कि कोई बैसाखी उन्हें थमाई जाए। नहीं, देखिए, सब्सिडी को बैसाखी कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अच्छा। और ये सब्सिडी जो है केवल भारत में नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका तक में है। ठीक है ना, जो विकसित देश है वहाँ भी है। तो सब्सिडी जो है वो एक किस लिए है? वो प्रोत्साहन के लिए है कि भाई आपको इतनी सब्सिडी दी जा रही है ताकि आप उस क्षेत्र में और आगे बढ़ें, उसमें आप काम करें। कृषि देखिए अभी भी हमारा जो, तो उनको स्किल्ड ना किया जाए, मतलब नहीं, क्यों नहीं किया जाए? स्किल्ड ना किया जाए, बिल्कुल स्किल्ड भी किया जाए और सब्सिडी भी दी जाए।
और देखिए जो कोरोना काल था उसमें आपके देश की अर्थव्यवस्था को किसने संभाला? इसी कृषि सेक्टर ने संभाला, है ना। तो आज भी जो है भारत की हाँ, जब है तो प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं, तो फिर अगर है तो फिर सब्सिडी को बैसाखी क्यों समझा जाए फिर किसान के लिए? किसान के लिए सब्सिडी अब देखिए, पहले घनश्याम, पहले किसान क्रेडिट कार्ड जो है सिर्फ कृषि के लिए था। सही बात है। इस सरकार ने जब नीति आयोग की बैठक में मैं भी था, तो कोर ग्रुप में हमने कहा कि भाई ये पशुपालन के लिए जो है वो अतिरिक्त आय तो वहीं से आएगी जो नुकसान हो रहा, उसके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटीज जो मुहैया की जाए। इस सरकार ने पशुधन खरीदने के लिए पशुपालकों को पैसा देने की व्यवस्था की है। इसीलिए की है कि पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी अतिरिक्त आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। ये सच्चाई है कि जब तक वो सिर्फ खेती पे निर्भर रहेगा तो नहीं सुधार होगा, उसको अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे आय के लिए। भले ही उसे टमाटर की चटनी बनानी पड़े या आलू का पाउडर बनाना पड़े या प्याज को सुखाना पड़े, तो व्यवस्थाओं को करना जरूरी है। प्रोसेसिंग में छोटे छोटे देश जो है 70-80% कर रहे हैं। त्यागी जी, आखिरी सवाल आपसे, एग्रो प्रोसेसिंग में हम बहुत पीछे हैं क्या? वहां भी कुछ काम करने की जरूरत है, सवाल उठाने के साथ साथ सरकार पे? बिल्कुल जरूरत है। और जैसे मैं सर 30 सेकंड है बस मेरे पास। बिल्कुल, आप अगर देखेंगे गांव में दो भाई हैं, एक खेत में जाता है, एक बाजार में जाता है। जो खेत में जाता है वो किसान है, जो प्रोसेसिंग में आ जाएगा वो व्यापारी हो जाएगा। ठीक है। तो हमें जरूरत यहाँ है कि उसका विकेंद्रीकरण करें, छोटे छोटे उद्योग करें। जो हमारे साथी जी ने कहा, कृष्णवीर जी ने, कि चटनी बनाए, हम पाउडर बनाए। पाउडर तो लोग बना रहे हैं ना, तो हम ये देखिए हम कहाँ टिक पाएंगे उसमें? हमारी कितनी बड़ी पूंजी हमारे पास है। बाजार में कंपटीशन करना है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके साथ छोटा किसान टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है। तो साथ साथ चलने की ये कोशिश लगातार चलती रहे, यही सबका प्रयास है। समय मेरे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी ने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर एमएसपी को लेकर जितनी भी बातें आज हम समझ सकते थे वो सारी बातें समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कुछ तो भ्रम दूर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में मुझको आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हर मंगलवार और गुरुवार को बिल्कुल टाइम से 6 बजे जुड़ जाइएगा। देखते रहिए डीडी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती काली हो जानी चाहिए। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये क्या किया आपने? कितने श्रम से इजल लेकर आए थे हम,
अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है ऋषिवर। कायरों के लिए दशानन रावण के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द है, मृत्यु। इस विशाल समुद्र को हमारी सेना कैसे पार कर पाएगी? वानरों के लिए समुद्र पार करना असंभव है। तो क्या हम यूं ही समुद्र तट पर बैठे रहेंगे? संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।